आज के सत्संग की हम शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं मनमोहन सिंह अंकल को, वो आए और सत्संग शेयर करें। मनमोहन अंकल। सारी संगत बैठी हुई गुरु जी के चरणों में सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम मनमोहन सिंह है। मैं मोस्टली बॉम्बे में रहता हूँ। मैं फिल्म से मेरा ताल्लुक है। मैंने कोई 50-60 फिल्में फोटोग्राफ की हैं बॉम्बे में। यश चोपड़ा जी की जितनी भी फिल्म है 20 साल में, दिलवाले, चांदनी, लम्हे, गुलजार साहब और बहुत सी फिल्में मैंने फोटोग्राफ की हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मुझे कोई 2000 के आसपास मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर जी.एस. चीमा, चंडीगढ़ में। तो उन्होंने एक बार मुझे बोला कि हमारे गुरु जी हैं दिल्ली में, तो आप हमारे साथ चलिए। तो मैं नॉर्मली कभी कहीं गया नहीं। ज्यादातर मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसे होता है, सुनते बहुत थे। लेकिन वो मेरा इतना अजीज दोस्त है कि उसने कहा चलो, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो हम उसके साथ बैठ के सत्संग होता था। दिल्ली में एक छोटा सा बंगलो था ऊजा जी का, वहां गुरु जी हुआ करते थे और बड़ी संगत बहुत कम होती थी। कई बार 25-30 आदमी थे, कई बार 100 आदमी, 50 आदमी, ऐसे। शुरुआत जब मैं 2000 के आसपास की कर रहा हूँ तो ऐसे होता था। तो वो मुझे ले गए चीमा जी। मैं, मेरी वाइफ थी और उनकी भी वाइफ तो साथ में थी। तो हम गए और जाके वो हॉल में एंटर किए। सामने चेयर पे गुरुजी बैठे हुए थे। तो पहली बार मैंने उनके दर्शन किए और जाते ही पहले उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही मैं उठा, मतलब बैठा, जैसे ही प्रणाम करके मैंने सिर ऊपर किया तो चीमा जी ने बुलाया, जी ये मेरा दोस्त है जी, मनमोहन सिंह नाम है। कहते हाँ 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 भी जानता हूँ मैं, क्या हाल है? वो तेरे वो मामा जी है ना तेरे, जो राइटर है, क्या नाम उनका, कंवल? मैं कहा जी हाँ, सरदार जसवंत सिंह कंवल, बहुत बड़े राइटर हैं पंजाबी के। हाँ हाँ मैं उनको जानता हूँ और तब से जानता हूँ, बहुत देर से। वो जो सिवे होते हैं जहाँ पे वो बैठ के वहाँ नॉवल रात को लिखा करते थे और मैं रात को वहाँ पे भक्ति करता था वहाँ बैठ के रात को। तब से मैं जानता हूँ उनको। तो उनकी बात करने लगे और सरसा से हो तुम? मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, बैठो, जाओ पीछे। तो मैं जाके बैठ गया, मैं और मेरी वाइफ थोड़ी दूर होके बैठ गए। तो थोड़ी देर में देखता है, क्योंकि हमारा काम भी ऐसा है, मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है। तो मैं देखता रहा, मैं देख रहा कि इस तरह के कलरफुल कपड़े पहने हुए हमारे गुरुजी का जो एक इमेज होता है ना, वो कुछ और ही होता है। तो नेचुरली वो क्यूरियोसिटी एक जरूर रहती है कि ये इस तरह के कपड़े डाले हुए हैं, 2-3 लोग पीछे से दबा रहे हैं, 2-3 लोग पांव दबा रहे हैं। तो बैठा रहा, देखता रहा। मतलब उस वक्त कुछ भी दिमाग में नहीं था, ये था कि क्या हो रहा है, ये कैसे चल रहा है, कैसे गुरुजी हैं। तो बैठे बैठे अचानक वो बोले, अच्छा भाई ऐसा है कि संगत को बोलते हैं ये 2 लोग और आ गए हैं मुझे आजमाने के लिए। क्योंकि मुझे डाउट था ना, मैं जैसे जो मेरे दिमाग में चल रहा था उनको उसी वक्त पता चला। अच्छा ऐसा करो, आप पहले जाओ लंगर छको, लंगर छक के फिर आओ। तो उस वक्त लंगर का टाइम हो गया, तो वहीं पे लंगर लग गया। लंगर ला के हमने लंगर खाया और फिर वही दिमाग में वही बात कि वही क्यूरियोसिटी के, मतलब गुरुजी तो बहुत सुनते थे, महात्मा संत महात्मा, ये इस तरह की नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा नहीं था कभी शायद, इसलिए। खैर मैं बैठे रहे, जाते वक्त माथा टेका, माथे तक जाने वाला मुझे होते फिर आना। तो मैंने कहा जी गुरु जी जरूर आएंगे। तो वहां से उठ के हम चले और रास्ते में
जैसे ही चला, उस वक्त जब मैं बाहर आया उनके बंगले के घर से बाहर, उस वक्त मुझे ध्यान आया कि गुरुजी मेरे रिश्तेदारों के बारे में कैसे जानते हैं। उनको क्या कैसे मालूम कि मैं वो हूँ, उनका रिश्तेदार हूँ, और वो क्या करते हैं। तो तब तक मेरे ध्यान में नहीं आया। देखिए, जब तक मैं बैठा रहा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि क्या है। मुझे लगा कि हाँ ठीक, सब ठीक ठाक है। उस वक्त अचानक चलते चलते मैं बाहर निकल के रुक गया और देखा कि मतलब गुरु जी को ऐसे पता, कैसे पता। तो मैंने वो थोड़ी सी शेयर की चीमा के साथ। तो चीमा मेरा दोस्त था, वो थोड़ा हंस पड़ा, वो बोलता आ जाओ, जो कोई नहीं, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। कहते सबके साथ होता, तेरे साथ ही नहीं सबके साथ ऐसा, आ जाओ। तो ये क्यूरियोसिटी लेके पहली मेरी उनके साथ मेरे दर्शन जब किए, पहली बार मैंने गुरु जी के दिए थे, और उनको कहा था कि आना, फिर आना। तो मैं जाता रहता था चंडीगढ़, मेरा फार्म है सिरसा में, वहां से वाया दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली, और दिल्ली से सिरसा, ऐसा चलता था। तो वो क्यूरियोसिटी जरूर रही, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि यकीन वाली बात नहीं थी बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि मैं बॉम्बे गया, तो बॉम्बे से जब मैं वापस कुछ महीनों के बाद वापस आया दिल्ली, तो दिल्ली में फिर मैं गुरुजी के पास दर्शन के लिए गया, क्योंकि क्यूरियोसिटी थी, यकीन नहीं था, लेकिन क्यूरियोसिटी थी, ये क्या है, उनको कैसे पता, किसी ने बता दिया कि मेरे रिश्तेदार के बारे में। तो खैर मैं वहाँ दर्शन किए उनके, बैठे। और उन दिनों में क्योंकि मैं बहुत सी फिल्में कर चुका था, 2001 की बात होगी ये, और मेरे उस वक्त कहीं ना कहीं ये माइंड में चल रहा था कि मैंने हिंदी फिल्में तो बहुत कर ली, मैंने डायरेक्ट भी की, फोटोग्राफ भी की। तो पंजाबी फिल्म्स बनाने का मेरे मन में था कि मुझे पंजाबी फिल्म, मेरा दिल कर रहा है, लेकिन हौसला नहीं पड़ रहा था, क्योंकि एक नई टेरिटरी, बॉम्बे छोड़ के, अपनी बॉलीवुड छोड़ के एक नई जगह पे आके काम करना, और जो कि बिल्कुल ही उस वक्त जो हालात थे कि पंजाबी सिनेमा ऑलमोस्ट डेड था, कोई कोई मार्केटिंग नहीं, कोई फिल्म्स नहीं। तो ये मेरे मन में कहीं ना कहीं चल रहा था। और उस नेक्स्ट डे जब मैं गुरुजी के जाते वक्त जब मैंने प्रणाम किया, तो जाने लगा तो मुझे बिठा लिया, बैठ। तो मैंने कहा जी गुरुजी। कहते क्या तेरा पंजाबी फिल्म बनाने का मूड है कुछ? मैं हंस पड़ा, मैंने कहा हाँ गुरुजी, सोच तो रहा हूँ। कहते सोचना क्या है, फिल्में बनाओ, सोचो नहीं, जाओ और फिल्में बनाओ। तो वो सडनली उन्होंने ऐसे ही मेरी जो अंदर, मेरे जो रीडिंग चल रही थी, मेरे माइंड में चल रहा था, उसको उन्होंने सेकेंड टाइम, मतलब मुझे लगा कि मतलब ये तो जानी जान है, जो मेरे मन में चल रहा है, जो मेरे हालात है, इन सब इनको मालूम है। दैट मीन्स यहाँ जितनी भी संगत बैठी है, इनको उन सब के बारे में मालूम है, कि उस देर तक कुछ सत्संग सुनने भी लगे थे, और सब यही कह रहे थे। मैं जो पहली बार आया तो गुरुजी बोले अच्छा अच्छा क्या हाल है भाई, वो तेरी फैमिली का तो उनको पता ही था। कई बार ये भी बोलते थे, वो तेरे भाई वो साथ वाला एक तेरा वो नेबर है फलाना, ये नाम है उसका, तो उसका क्या हाल है, उसकी ये कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसको बोलना वो मैंने ठीक कर दिया। मतलब इस तरह की बात अ, समझ से बाहर थी, बिल्कुल समझ से बाहर थी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने सेकंड टाइम मेरा डाउट तोड़ा, और मैंने जो मेरे मन में था कि मैं फिल्म बनाने का, मैंने पहली फिल्म 2002 में बनाई, जिसका नाम था जी आया नो, पंजाबी फिल्म थी। वो हौसला मुझे उन्होंने दिया कि मैं बॉलीवुड छोड़ के पंजाबी फिल्म्स बनाने लगा। और जब एक फिल्म बनी, वो इतनी बड़ी सक्सेस थी, इतनी बड़ी सक्सेस थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद जब फिल्म बनाने के बाद मैं गुरुजी के पास आया, फिल्म चल पड़ी, अच्छा था। तो फिर वही डाउट था मेरे कि जी एक तो मैंने बना ली, अब मैं वापस बॉलीवुड चला जाऊं। तो सडनली मुझे बोलते तू फिल्में बना, पंजाबी फिल्में बना, बनाते जा, बनाते जाओ। तो वो एक दूसरा हिम्मत जो उन्होंने दी। और तब तक
कहीं ना कहीं मेरे मन में वो यकीन आने लगा था। जैसे बोलते हैं ना, जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं डाउट रहता है पूरा समर्पण करने के लिए। क्योंकि गुरुजी अक्सर कहा करते थे, कहते किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो किसी गुरु पे पूरा भरोसा कर ले। भगवान भी सामने आ जाएगा तो वो मान लेगा, जब तक उनकी बात मान लेगा उनको मानता रहेगा, लेकिन पूरी तरह सरेंडर करना किसी इंसान के हाथ में नहीं है। ये गुरु का काम होता है कि वो कैसे आपको यकीन दिलाता है कि जो है सब मैं हूं, मुझ पे छोड़ो, मैं हर चीज तुम्हारी देखूंगा। तो मेरे साथ क्योंकि उस वक्त इतना टाइम बीत चुका था और सत्संग भी मैंने काफी सुन चुका था, तो उसके बाद मैं जब मिलके मैं अपने हरियाणा सरसा मेरा फार्म है वहां पे आया, तो वहां कुछ अजीब सी चीजें मैं अभी मतलब मेरे जो फार्म है घर पे सडनली मुझे छोटे छोटे 2-2, 3-3 इंच के छोटे छोटे बिल्कुल काले रंग के सांप जो है वो नजर आने लगे। मैं ड्राइंग रूम में बैठा, सडनली मेरे पाँव में बैठा है। फिर मैं इधर उधर देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं है। कहीं जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे पता चला रास्ता सामने से आ रहा है, उधर से मैं देखता हूँ, यहाँ तक कि कोई तकरीबन 2 सांप तो थे जो मैंने मारे, जिंदा सांप थे। बाथरूम में गया तो वहां सांप घूम रहा है, वहां मैंने मारा। और मुझे उस वक्त ये लगा कि शायद कोई सपने है, कोई सांप है जो उसने बच्चे दे दिए हैं सपने में, और वो बच्चे जो हैं मेरे घर में आसपास घूम रहे हैं। तो लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं ये बात, मेरी वाइफ को भी नहीं बताई कि ऐसे लोग डर के रहेंगे यहाँ तो सांप है। तो कुछ देर रहने के बाद मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे में मेरा 5वीं फ्लोर पे घर है। तो जिस दिन मैं गया तो वहां जाके मैं जैसे मैं अपने बाथरूम में गया तो सामने बाथरूम के वॉशरूम में वही सांप उसी रंग का एक मुझे फिर नजर आया। और उसको देखते ही सडनली मेरे दिमाग में, ओह माय गॉड, ये तो गुरु जी का काम है। ये मेरे मन के अंदर से आवाज आई। और उस दिन के बाद मुझे कभी सांप नजर नहीं आए। तो खैर मेरे मन में तो रहा, तो यकीन ये हो गया कि ये एक ऐसी पावर है, एक ऐसी जिसको बयान नहीं किया जा सकता है, हमारी समझ से बाहर है। तो क्यूरियोसिटी तो और बढ़ गई। तो वहां से जब मैं वापस आया बॉम्बे से कुछ महीनों के बाद, दिल्ली में गया, गुरुजी के सीधा दर्शन के लिए गया, तो माथा टेका, वहां बैठ गया सामने। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी, एक मुझे अभी डिस्टिंक्टली याद है, कोई लेडी थी, उनको बोले गुरुजी अच्छा चलो भाई सत्संग करो। तो उसने उठ के सत्संग करना शुरू किया, और वो सत्संग वही था जो मेरे साथ एक्चुअली हुआ। जैसे मुझे सांप नजर आते थे, उनको भी ऐसे ही सांप नजर आते थे। तो बोलती मुझे तो हर जगह नजर आते थे, मैं चाय की पत्ती का डब्बा खोलती तो मुझे उसमें भी सांप नजर आता था। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाके जब गुरुजी का पता चला वो गुरुजी का काम है, तो गुरुजी की बख्शिश, तो उसके बाद तो मुझे कभी सांप नजर नहीं आया। तो ये उनका पक्का प्रूफ था कि वो जो तुम्हें जो नजर आया वो मेरे ही थे। और उसका प्रूफ उन्होंने उस सत्संग में जो लेडी बोल रही थी, उनके मुंह से, ये खुद तो कभी नहीं बोलते थे, वो ऐसे ही बोलते थे सत्संग करो, हाँ भाई आपस में बात करो। वहीं से एक्सपीरियंस से, सत्संग का मतलब आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है अपना वो शेयर करो लोगों के साथ। तो वो उस दिन मतलब 2 साल के वक्त तकरीबन बीत चुका था। तो 2 साल के बाद जिसको बोलते हैं कि सरेंडर, जिसे बोल देते हैं कि मैं मेरी समझ से ये बाहर है, तो मैं अपने आप को गुरु जी को सरेंडर करता हूँ, जो जैसे चलाएंगे जैसे होगा, अब इनके सहारे जिंदगी बसर करेंगे। तो ये फेथ
गुरु जी के ऊपर, जैसे गुरु जी बोलते थे, किसी के बस में नहीं है कि वो फेथ कर सके, इतना सरेंडर कर सके, कंप्लीट सरेंडर जिसे बोलते हैं, वो गुरु के ऊपर होता है, गुरु करवाता है। और गुरु कब करवाता है ये गुरु को ही मालूम है। हो सकता है आप पहले दिन मिले हो तो पहले दिन ही आपके ऊपर कृपा हो जाए, हो सकता है आपको महीनों लग जाए, मुझे 2 साल लग गए, हो सकता है कुछ लोगों को इससे भी ज्यादा लग गए हो, क्योंकि वो अक्सर कहते थे आते रहो आते रहो, कहते आएगा आएगा, कहते आने के साथ ये मैं सफाई कर रहा हूं, अंदर से सफाई कर रहा हूं आपकी, ये जब सफाई हो जाएगी तो उसके बाद मेरी ब्लेसिंग्स जाएंगी। तो ये पहला एक्सपीरियंस जो गुरुजी के साथ बड़ा हुआ कि यहाँ उनके ऊपर टोटल फेथ आने में मुझे 2 साल लगे। और जब एक बार फेथ हो गया तो उसके बाद तो फिर वो एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, और तरह तरह के एक्सपीरियंस मुझे भी उसके बाद होने लगे। जैसे मैंने बोला, पंजाबी फिल्म में मुझे शिफ्ट करवा दिया उन्होंने, उनका काम था। ऐसे ही फिर छोटी छोटी बातें, मेरा गला, और मैं मेन चीजें जो मेरे साथ हुई हैं मैं वो शेयर करूंगा संगत के साथ। मेरे बॉम्बे में थ्रोट प्रॉब्लम हो गई थी, और ऐसी हो गई थी कि काफी दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी। मेरे फादर को भी गले का कैंसर था, तो कहीं ना कहीं एक तो डॉक्टर ने मुझे इशारा भी कर दिया कि भाई कुछ गड़बड़ लगती है, कुछ चल नहीं रहा है, चेकिंग करवा लो, तुम चेक करवा लो। लेकिन उस वक्त तक क्योंकि फेथ बन चुका था, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, गुरुजी के पास जाएंगे, गुरुजी करेंगे, देखेंगे। तो थोड़ी देर बाद जब मुझे टाइम मिला तो मैं वापस दिल्ली आया, तो मेरा गला बहुत खराब था उस वक्त, पेन होती थी और कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। जैसे ही मैं गया, माथा टेका गुरुजी को, तो गुरुजी ने मुझे बैठ इधर बैठ जा, तो मैं उनके पास ही बैठ गया। तो गुरुजी बोलते लाओ भाई वो चाय लाओ। तो वो एक चाय लाई, चाय आके मुझे दी, तो गुरुजी बोलते चाय छको। तो मैंने वो चाय, गुरुजी का नाम लेके चाय का एक घूंट पड़ा, और वो जो पहला घूंट था, वो पहले घूंट ने मुझे, अब मैं कैसे बयान करूं कि मतलब ऐसे लगा मेरे अंदर ना कुछ, जैसे गले के अंदर कुछ सर्जरी हो गई है एक घूंट के साथ, और घूंट के साथ जो भी मेरी गले की प्रॉब्लम थी सारी की सब अंदर चली गई। और जब तक मैं दूसरा सिप लेता चाय का, तब तक मेरा गला बिल्कुल ठीक था। ये मेरा एक और एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जब सरेंडर कर दिया, जब उनको, आपको अंदाजा हो जाता है कि कितनी बड़ी शक्ति है ये, वो शक्ति है जिसको मैं तो नहीं समझ सका, और मेरे ख्याल में जितने भी संगत थी वो उनको कभी समझ, क्योंकि बिन मांगे बिना कुछ बोले अपने आप वहां मिल रहा है, तो आदमी उसको बड़ा इजीली ले जाता है। वो समझ ही नहीं सकता मैं कहाँ बैठा हूं, मैं किस जगह बैठा हूं। इसी तरह ये मेरा एक बार उन्होंने मुझे ये ठीक किया। इसी तरह हम एक बार शूटिंग में गए हुए थे, फिल्म स्विट्जरलैंड में थे, यश जी की फिल्म थी राबते। तो शूटिंग करते हुए रात को हम होटल में गए, खाना वाना खाया होटल में, मैं अकेला था कमरे में। तो कमरे में मैं सडनली सो गया तो रात को 1-1:30 बजे मुझे सडनली आंख खुली, और मुझे लगा कि मेरा जो दिल है वो इतना जोर से धड़क रहा है कि मैं ऑलमोस्ट बेड पे बैठा हुआ जैसे ना जंप कर रहा हूँ, इतना जोर से मेरा। और मुझे थोड़ी देर तो समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे होश आया, मैंने समझा, और गुरुजी का थोड़ा नाम लिया मैंने, गुरुजी के बारे में सोचा, और सडनली मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे एक फोटो दी थी, उनका एक स्वरूप दिया था, ऐसे ही दिया था, साथ में रखना, पास में रखना। तो वो मेरे
अपने पर्स में रखा हुआ था। और लकीली उस दिन क्या हुआ कि जब हम शूटिंग से वापस आए तो मैं बहुत थका हुआ था, तो जो पेंट है वो मेरी टांगी भी नहीं थी, वो मेरे साथ बैठ के कुर्सी पे रखी थी, वही रही गई बाई चांस। तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लगा होगा कि क्योंकि मैं हिल नहीं सकता था, कैसे ऐसा ऐसा हाथ उठा के मैंने वो पेंट को वहां से अपना लेके आया। फिर वहां से मैंने ऐसा ऐसा पर्स निकाला, पर्स में से ऐसा ऐसा मैंने वो फोटो गुरु जी का स्वरूप निकाला। और स्वरूप निकाल के, क्योंकि ये मैं तब तक सुन चुका था कि गुरु जी जैसे सत्संग होते थे तो बोलते जी गुरु जी ने स्वरूप दिया था, मेरा ये किया तो मेरा ये ठीक हो गया, मैंने मुझे तो बहुत पेन हो रही थी, ऐसा किया, मैंने वहां रखा तो वो ठीक हो गया। तो वो सत्संग से याद आके मुझे वो स्वरूप याद आया, उसको मैंने बड़ी कोशिश से आहिस्ता से निकाल के और मेरे अंदर दिल पे मैंने वो स्वरूप रखा। और जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक घूंट में मेरा गला ठीक हो गया था, बस वो जैसे स्वरूप वहां रखा तो मेरा वो धड़कना बंद हो गई। मतलब एक सेकंड भी नहीं लगा, मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं नॉर्मल हूं बिल्कुल। सूप मैंने वहीं रखा और मुझे लगा 5-7 मिनट लगे होंगे, मैं सो गया। और मैं सुबह उठा, सुबह उठ के मैंने नॉर्मल नाश्ता किया, सब किया, सूप को रखा, पर्स में फिर रखा, शूटिंग की हम वहां। उसके बाद 10 दिन 15 दिन हमने शूटिंग की, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई थकावट नहीं। और वापस बॉम्बे आए मैं शूटिंग के बाद। और बॉम्बे से, लेकिन मैं अंदर तो समझ चुका था गुरुजी ने ये दूसरी लाइफ दी है मुझे। तो वहां से जब, लेकिन वो जैसे बोलते हैं कि डर नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि छोड़ दिया तो ठीक है, गुरुजी करेंगे जैसा है ठीक है। तो वहां से जब मैं दिल्ली फिर गुरुजी के दर्शन के लिए गया, और फिर मैं बैठा, मैं जैसे मैंने माथा टेका, फिर बैठ कहते इसको चाय दो, मुझे चाय पिलाई, सामने में बैठ गया। और मुझे याद है कि उन्होंने 1-2 आदमी को संगत में से दुआ को बिठाया, इधर आओ भाई, इधर, हाँ पीछे आओ। एक आदमी को ऐसा करो, तुम मेरे जो हार्ट है ना, हार्ट पे जोर जोर से हाथ से मस लो। तो वो हार्ट को मसल रहे थे, एक को पीछे किसी को बोला कि तू मेरे पीछे आ, ठोक। तो वो जो मेरा कहीं जो डाउट था ना, जैसे कहा ना गुरु हर डाउट को निकालता है, कोई जब डाउट बिल्कुल नहीं रखता, जब जब करने पे आता, जब ब्लेसिंग्स होती है। तो वो जो वहां उनके दिल के ऊपर जो रगड़ रहा था ना, हाथ रगड़ रहे थे, वो मुझे बैठे हुए ऐसा लग रहा था उधर नहीं रगड़ रहे, ये मेरे ऊपर सर्जरी चल रही है। वो जो हाथ है मेरे, मुझे मुझे यहाँ बैठे बैठे रिलीफ मिल रहा है। और उस वक्त सडनली वो मेरा दूसरा डाउट भी गुरुजी ने निकाल दिया, कि जो शुरू में रहता था कि कैसे गुरुजी को कोई पांव दबाता रहता है, कोई पीछे करता रहता है। तो उस दिन समझ में आ गया कि जहाँ जो भी हो रहा है, यहाँ किसी ना किसी के कोई बीमारी दूर हो रही है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ये वो डाउट भी उस दिन क्लियर किया गुरुजी ने। तो ये दूसरी बार मेरे ये लाइफ थी गुरुजी ने। और इतने एक्सपीरियंसेस हैं, मैं कुछ और भी शेयर कर लूंगा अगर टाइम में आप मुझे देते हैं तो। मेरा एक दोस्त है यहाँ सरसा में, उसकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम थी, काफी सीरियस प्रॉब्लम थी, तो वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने उनको बोला कि हमारे गुरुजी हैं, उनके आज चलो मेरे साथ। तो वो तकरीबन नहीं मानता, नहीं इस तरह का नहीं, मैं नहीं जाता, मैं तो सिर्फ गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं किसी को नहीं मानता। तो मैंने 2-3 बार उसको बोला, तो तकलीफ में होता है तो आदमी बोलता है चलो यार ट्राई करते हैं। तो उसको लेके मैं, मेरी वाइफ और वो और उसकी उनकी वाइफ, चारों हम सरसा से दिल्ली की तरफ चले, तो 4 घंटे का रास्ता है। और गाड़ी में हम चले तो रोहतक से पहले निकलते थे, हमारा क्या हुआ कि रेडिएटर लीक कर गया, पानी लीक हो गया। और निकल उतर के देखा तो पानी नहीं है, गाड़ी गर्म हो रही है। तो हमने एक वहां कहीं से ढाबे से एक
थोड़ा पानी का डब्बा लिया, थोड़ा पानी डाला, एक भर के रख लिया, साथ में ले लिया। तो हमने कहा चलो रोहतक में यहाँ इसका शोरूम है गाड़ी का, तो वहाँ दिखाते हैं, वहाँ से रेडिएटर या कुछ प्रॉब्लम है तो बदल देते हैं। तो वहाँ जब हम गए, जाके वहाँ तक गाड़ी पहुंची, हमने एक दो बार पानी भर के, तो उन्हें बोला जी रेडिएटर तो हमारे पास नहीं है, दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा, कल कल आएगा तो कल ठीक होएगा। मैंने कहा जाना तो हमें आज है। तो बोले जी गाड़ी खड़ी कर जाओ, ये तो जाएगी नहीं, आप दूसरी को टैक्सी पकड़ के चले जाओ। तो मेरे सडनली दिमाग में आया कि गुरुजी से मैंने सुना था, बोलते जब मेरा नाम लेके मुझे मेरे पास आते हो तो यहाँ तक लाना मेरा काम है और तुम्हारे घर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। उस वक्त सब छोड़ दो, कुछ याद नहीं करो, कुछ कि पीछे क्या है, तुम्हारे घर पे क्या है, वो मेरा जिम्मा है। तो मैंने कहा गुरुजी कहते थे पहुंचेंगे तो पहुंचाएंगे, तुम गाड़ी उठाओ और मैं गाड़ी लेके तो उनके साथ फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पानी डाल लेंगे, एक दो बार चलेंगे। तो हमने दो तीन बार फिर पानी डाला, तब तक दिल्ली आ गई। और दिल्ली एंट्री करने से पहले क्या हुआ कि हमारा क्लच भी चला गया, क्लच खराब, मतलब क्लच बिल्कुल ही जवाब ही दे गया, ना ऊपर ना नीचे, लूज होके गिर गया कुछ। तो जिस भी गियर में, शायद पता नहीं फर्स्ट में थी या सेकंड में थी, तो गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद होगी तो मुझे सड़ने लगा, मैं क्या ये क्या हुआ, अभी मैं कहाँ जाऊंगा, अब इतना रश है, इतने लाइट्स आती हैं, क्रॉसिंग लाइट्स आती हैं, उसको भी क्रॉस करना है, रुकना भी है, गाड़ी स्टार्ट भी करनी है, ब्रेक भी मारनी है, तो मैं चलूंगा कैसे। तो फिर वही बात ये थी, गुरु जी ने कहा ना पहुंचाएंगे तो पहुंचेंगे। तो मैं जैसे था वो सेल्फ मारा, जैसे वो सेल्फ मारता टक 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 कर गाड़ी चल पड़ती थी और आगे जाके सिग्नल पे रुक जाती थी, वहां मैं गाड़ी बंद कर देता था, वहां से चलता था, फिर मैं स्टार्ट करता था, टक 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 गाड़ी चल पड़ती थी, फिर आगे ले जाता था। तो उसी गियर में विदाउट क्लच मैं वो गाड़ी सारी दिल्ली क्रॉस करके गुरु जी के जहाँ रहते थे वहां पे पहुंचा। और वहां पहुंचते ही उनके थोड़ी दूर चल के जाना पड़ता था, एक फरलांग का रास्ता था, बाहर मेन गेट था। तो वहां गेट तक मेरी गाड़ी पहुंची, वहां मैंने गाड़ी बंद की, मैंने कहा लो जी गुरु जी ने यहाँ तक पहुंचा दिया, तो आओ गुरु जी के दर्शन करते हैं। तो हम दोनों गुरु जी को लेके चारों जाने वहां गए। तो उस दिन जैसे मैं वहां गया, थोड़ी जाके बैठा रहा, देखा तो वहां कोई भी नहीं है। तो सडनली एक आदमी आया, अंदर से कोई निकला, तो बोलते यस। मैंने कहा जी वो गुरुजी के दर्शन। गुरुजी तो बोलते हैं आज थर्सडे को मिलते हैं, आज तो बुधवार है, आज तो नहीं मिलेंगे। और सडनली मुझे ध्यान है कि यार मुझे गलती हो गई, मुझे मालूम है कि थर्सडे को गुरुजी क्या करते आया करो, तो मैं जल्दी आ गया। मैंने कहा चलो अब आ गए हैं तो हम यहाँ उनके थड़े के सामने एक बैठने की जगह थी, मैं कहा चलो थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं। तो वहां थोड़ी देर बैठ गए जाके। जैसे ही 5-7 मिनट बैठे होंगे तो अंदर से फिर एक वही आदमी आया। तो बोलता है वो गुरुजी बोले वो सरसे वाले बाहर बैठे, उनको बुला लो। तो मैं जैसे बोलते हैं ना, तब तक तो समझ आ चुकी थी कि मैं ये क्या हो रहा है, लेकिन जो मेरे साथ थे उनको थोड़ी हैरानी हो रही थी। तो मैं खैर हम अंदर गए, अंदर कुछ नहीं 8-10 लोग बैठे होंगे, गुरुजी नीचे बैठे थे। आओ आओ भाई सरसे वाले, बैठो बैठो आ जाओ। तो हम नीचे बैठे, माथा टेका, बैठ के तो थोड़ी देर 5 मिनट ही बैठे थे। तो बोलते अच्छा ऐसा है कि यहाँ यहाँ नहीं जाएंगे, हम आगे एक पीछे फार्म हाउस है बड़ा, आज लंगर वहां पे है, तो चलो वहां चलते हैं। तो उठ के वहां चल दिए। तो जैसे ही वहां से बंगले से बाहर निकले, तो वो गुरुजी जब चलते थे तो काफी स्पीड होती थी, उनके साथ चलना थोड़ा मुश्किल होता था, तो संगत भाग के उनके साथ मिलती थी। तो हम भी पीछे पीछे में जा रहा था, तो मुझे भी लगा था कि बहुत फास्ट जा रहे हैं, मैं कहीं आगे नहीं निकल जाए, क्योंकि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी जब भी बाहर निकलते तो गाड़ी बाहर खड़ी होती थी उनकी, एक कंटेसा, उसमें बैठ के चलते थे। लेकिन वो कंटेसा वाली गाड़ी जब बाहर निकले बंगलों से, तो वो बोलते ऐसे है कि तुम गाड़ी लेके गेट तक आओ, और वो पैदल गेट की तरफ चल दिए और हम पीछे पीछे भाग रहे। और सडनली वो एक दूसरा एक मुझे उन्होंने एक
बड़े अजीब एक एक्सपीरियंस उस छोटे से दौरान में दिया। तो सडनली, क्योंकि मैं भाग रहा था पीछे, मुझे टाइम लग रहा था उनके साथ पकड़ने के लिए, तो मुझे सडनली लगा कि मैं जमीन पे नहीं चल रहा हूँ, पीछे से कुछ जैसे हवा होती है, हवा का गोला है, वो मेरा पीछे है, उसने मुझे उठा लिया है और उठा के मुझे गुरुजी के पास आगे लेके जा रहा है, और मैं नीचे, मेरे पाँव नहीं लग रहे हैं और मैं जा रहा हूँ उनके साथ। ये छोटा सा एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे वहां तक दिया। उसके बाद जैसे ही वो गेट पे पहुंचे, हम वो गेट पे पहुंचते ही, तब मुझे तो ये लगा कर भाई मेरी तो गाड़ी खराब है, ये तो गेट में अटकी हुई है, मैं तो पहुंची। गुरुजी बोलते हैं फार्म हाउस में मेरे पीछे आ जाओ। तो गाड़ी में बैठ के, गाड़ी में, अपनी गाड़ी में बैठ के कंटैसा में मुझे बोलते आ जाओ भैया, आ जाओ, पीछे आ जाओ। तो मुझे तो लगा गुरुजी की इतने तेज चलते हैं तो निकल जाएंगे, मैं कैसे पकड़ूंगा। खैर, मैं गाड़ी में बैठा, थोड़ा पीछे किया, जैसे ही मैंने वो सेल्फ लगाया, वो गाड़ी फिर टक 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 करके स्टार्ट हो गई, और मैं आहिस्ता से उसी गियर में आहिस्ता आहिस्ता पीछे आया। तो पता चला कि जैसे ही मैं मोड़ के सड़क पे आता हूँ तो गुरुजी की गाड़ी आगे खड़ी है, वो वेट कर रही है मेरी, वो निकली नहीं है, वो वेट कर रही है, और उसी स्पीड से आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, जितनी स्पीड मेरी थी उसी स्पीड से वो आगे चलती आ रही है। तो मुझे उसी, वो साथ में लेके गए, उनको मालूम था कि इनकी प्रॉब्लम है, इनकी गाड़ी खराब है, ऐसे चलेगी। तो मुझे वो बिल्कुल उसी स्पीड में आहिस्ता आहिस्ता से लेके घर तक, उस फार्म हाउस तक लेके गए। उस फार्म हाउस में जाते ही गाड़ी रुकी, हम अंदर गए, अंदर जाके लंगर छका। लंगर छकते ही तो मेरा जो दोस्त था, उसकी वाइफ का, जो काफी बीमार थी, सीरियस थी, तो उनको, सिर्फ उनको उठाया उन्होंने, गुरुजी ने उनको इशारा किया कि इधर आओ। तो वो उठ के नजदीक आई, उन्होंने माथा टेका, तो क्या बोलते, इनको चाय पिलाओ। तो चाय आई उनके लिए, चाय पी, उसने माथा टेका और बोलते ठीक है जाओ, वापस चले जाओ, बैठ जाओ। तो ये उनके साथ हुआ, और उसके बाद लंगर छका। लंगर छक के जब वापस आ रहे थे तो वो भी, मैं गुरुजी के, मैंने भी जैसे चरण छुए, वहां से आने लगा, तो गुरुजी मुझे हंस के बोलते हैं इसका काम मैंने कर दिया है। अब मेरी तो समझ में आ गया कि जिस काम के लिए हम गए थे, उसकी वाइफ की जो प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने बोल दिया मैंने इसका काम कर दिया, मतलब इसको ठीक कर दिया है। और यकीन मानिए वो आज तक बिल्कुल ठीक है। ये और एक एक्सपीरियंस था। लेकिन इसके बाद एक जो बहुत सारी संगत को कभी भी जिसने सोचा नहीं होगा, वो हुआ 2007 में, गुरुजी छोड़ के चले गए हमें। उस वक्त महसूस हुआ कि हम, ऐसा लगा कि हम, मतलब हम, ये क्या हुआ, कैसे हो गया, गुरुजी ऐसे हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं, हमारा क्या होगा। तो ये बड़ा अजीब सा टाइम था उस वक्त। संगत किसी को भी समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया, हम कहाँ जाएंगे। हम तो यहाँ आते थे, ऐश करते थे, गुरुजी बोलते थे, हमारे काम हो रहे थे, सब ठीक है, अब क्या होगा। तो इसी दौरान आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीनों के बाद फिर ये न्यूज आने लगी, किसी ने, कोई संगत का कहीं से आ जाता था, मैंने गुरुजी को देखा, किसी ने बोला मुझे गुरुजी का जो आश्रम नया, उनको जाने, वो 7 से पहले वो गुरुजी का जो आश्रम है वो रेडी पूरा हो चुका था उस वक्त। और कभी कभी वो हमें लेके भी वहां जाया करते थे, आओ आश्रम में चलते हैं, वहां देखते हैं। तो वो आश्रम, गुरुजी, कई संगत बोलती थी मैं चेयर पे नजर आते हैं, कोई कहते थे पीछे देखो, वो जहाँ रहते थे वो सोफे पे झूलते थे, बैठते, वहां रात को कभी नजर आते हैं। तो इस तरह की बातें होने लगी। तो लेकिन क्या कर, जब तक देखो नहीं, आपके साथ नहीं हो, तो फिर आदमी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सत्संग फिर वैसे शुरू हो गई, वैसे चलन काम शुरू हो गया, लोगों का फेथ वैसे ही आना शुरू हो गया। और जैसे गुरुजी बोलते हैं कि मैं यकीन खुद दिलवाता हूँ, तुम मुझ पे यकीन नहीं कर सकते हो, मैं दिलवाऊंगा।
तो आई एम श्योर जितने भी उस संगत थी पुरानी, उन एक एक को गुरुजी ने कहीं ना कहीं ये यकीन दिलाया कि मैं हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यही हूं, आपके साथ हूं। और मुझे जो ये एक्सपीरियंस ये मेरे साथ जो हुआ वो ये था कि चंडीगढ़ में मैं एक बार काफी बीमार हो गया, मेरे नेक की प्रॉब्लम हो गई थी। नेक इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि समझ ही नहीं आ रहा था, मैं बैठ भी नहीं सकता था, मुझे कोई खड़ा भी करता तो मैं धर्म से गिर जाता था। तो बीपी बढ़ गया सडनली, इतना ज्यादा हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था। तो एक दिन हॉस्पिटल में भी रहा, लेकिन बीपी उन्होंने मुझे काफी दवाइयां दी, ठीक नहीं हुआ। मैं चंडीगढ़ घर आ गया वापस आके मैं थोड़ा याद किया गुरुजी को, और मैं थोड़ा सा ऐसा लगा मैं बेटर फील करता हूँ। और सडनली मुझे लगा कि मुझे चंडीगढ़ नहीं, मुझे घर जाना चाहिए। मैं सिरसा फार्म, मैं गुरुजी को मुझे बैठने के लिए इतना कर दो कि मैं गर्दन में डाल डूल के जैसे बैठा हुआ, मुझे सर से एक बार जाना है। तो उतनी ताकत मुझ में उतनी देर में आ गई एक दिन के अंदर कि मैं गाड़ी वहां से लेके चला के देखो आया। मैं सरसा तक को 4 घंटे का रास्ता था, वहां पे मैं घर तक पहुंचा, घर आया, घर आके मैं, मुझे याद है दोपहर का टाइम था, 2-2:30 बजे के आगे बैठा मैं, थोड़ा शायद आधे घंटे के लिए सोया हूँगा, आधे घंटे के लिए सोया। और जैसे मैं सोया हूँ तो मुझे रात सपने में गुरुजी नजर आते हैं। ऐसा कि मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, और वही जो घर है जो जहाँ गुरुजी रहते थे, मैं वही खड़ा हूँ, और गुरुजी अपने वो कमरे से निकल के, हॉल में से निकल के आ रहे हैं, और मेरे साथ मेरे सामने पास चले आ रहे हैं, और उन्होंने हाथ उठा के ऐसे करके सीधे आते हैं और मेरे माथे के ऊपर अपनी उंगली रखते हैं। और जैसे ही उंगली रखते हैं तो मुझे सडनली, मुझे नींद से मैं एकदम उठता हूँ, और मेरे मुंह से निकला गुरुजी यहाँ, मतलब इतना लगा कि गुरुजी सामने खड़े हैं। और इतने झटके के साथ मैं उठा, और मैं इधर अपनी गर्दन देख रहा हूँ, किधर देख रहा हूँ, ये मैंने कहा मेरे तो इतनी प्रॉब्लम थी, और गुरुजी आए और गुरुजी ने मुझे माथे पे टच किया, एक उंगली टच की, और मैं जैसे ही उठा हूँ तो मैं ठीक हूँ। और उस दिन से लेके आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बीमारी से भी दूर किया, और ये भी एहसास दिलाया कि मैं हूं, मैं यही हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं। तो ये सारी संगत जो आहिस्ता 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 सबको फेथ लेके आए। और मुझे याद है जब हम बहुत संगत छोटी होती थी तो हमें बोला करते थे, आया करो, आया करो, आज तो मेरे पास बैठे हो, कल को वो दूर से मेरी फोटो देखा करोगे टीवी पे, मेरे पास आना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा, आया करो। तो उस वक्त तो क्या कर, इतने जब बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है तो आदमी समझे नहीं आता, यार गुरु जी दिए जा रहे हैं, ऐश करो, हमें क्या लेना देना किसी चीज से। तो आज समझ में आता है कि वही जगह पे हमें पहुंचने के लिए 1 घंटा लग जाता है। गुरु जी के दर्शन, अंदर बैठने का भी टाइम नहीं मिलता है। गुरु जी के आश्रम में लाइनें लगी होती हैं, वहां आओ बैठो जाओ, आओ बैठो जाओ। तो वो गुरु जी की बात याद आती थी, आया करो, आया करो, आज तो पास बैठे हो, बाद में दूर से देखा करोगे। तो ये गुरु जी के एक्सपीरियंसेस हैं। आप, ये मेरे साथ और भी बहुत कुछ है, अगर आप इजाजत देंगे तो 2-4 मिनट और बोलूं। जैसे मेरे साथ हुआ इसी दौरान बहुत से और लोग जो गुरुजी के पास आया करते थे, जिनको गुरुजी ने ठीक किया हमारे सामने, वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा संगत के साथ। अपने जो मिनिस्टर थे अरुणशौरी जी, इनकी वाइफ बहुत बीमार हो गई थी, और हॉस्पिटल में उनको ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था उन्होंने। तो अरुणशौरी जी अपनी वाइफ को लेके उठा के, वो बिल्कुल जैसे बोलते ना, उनका वेट ही नहीं रह गया था, काली रंग हो गया था बिल्कुल।
तो उनको उठा के गुरुजी के पास वो लेके आए, उनको लिटाया और गुरुजी के पास बैठे। उन्होंने, गुरुजी ने पानी दिया इनको, थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा वो पानी पिया और बैठे, शब्द सुने, लंगर छका, माथा टेका और सब चले गए। और ईश्वरी जी भी उनको उठाया और वापस चले गए। कोई बात नहीं, गुरुजी कभी कोई प्रचार, कोई ये बोलते कुछ नहीं किया करते थे। तो आओ बैठो, शब्द चल रहे हैं, इनको सुनो, ध्यान लगाओ, लंगर छको और जाओ ऐश करो। और हमेशा बोलते थे ऐश करो, ऐश, जाते वक्त बोलते थे ऐश करो। और ये जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ अरुण शौरी जी का, ये कुछ महीने के बाद उन्हीं की जो बीवी थी वो ठीक हुई। ठीक होने के बाद उसी जगह पे वो लंगर बरताती थी। ये एक सामने देखी हुई एक्सपीरियंस है, इसको कभी भी मैं बयान नहीं कर सकता, बयान से परे है। गुरुजी क्या थे, हमारे लिए क्या है, कितनी बड़ी शक्ति है, हमें आज भी अंदाजा नहीं है। आज भी बिल्कुल अंदाजा नहीं है किसी संगत को। शायद कोई ऐसा हो जो उनको पूर्ण रूप से पहचान सके, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि हमने हमेशा सुना है कि जो आपने, आपका लिखा है, आपके जो कर्म है वो आपको भोगने हैं। लेकिन ये ऐसी शक्ति थी जो जहां जाते थे तो वो बोलते थे मैं कर्म आपका काट दूंगा। कह के करते थे, आपके कर्म मैं काट दूंगा, मुझ पे विश्वास रखो, अपनी जो डोर है ना वो मेरे हाथ में दे दो, अपनी जिंदगी की डोर मेरे हाथ पे सौंप दो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। तो ये तो उनको तो पहचानना ही मुश्किल है। जैसे बोलते हैं कि कर्म वही काट सकता है जिसने लिखा है। तो बोलते थे मैंने लिखा है तो मैं काट भी सकता हूँ। वो हंस के कई बार बोल जाते थे, ऐसी बात करते थे बच्चों की तरह। कई बार बैठे बैठे कुछ भी डाला, क्या तो क्या हुआ, जिसने लिखा है वो काट भी तो सकता है ना, मैं काटता हूँ ना, कर्म काटता हूँ, तेरी बीमारी काट दी, तेरा ये दुख काट दिया, तेरा घर की फैमिली की ये टेंशन दूर कर दी, करते थे, ये होता था। ये कैसी शक्ति है ये, ऐसा तो सुना नहीं लेकिन आंखों से देखा है। हम क्योंकि गुरुजी के बहुत दर्शन किए हैं, लेकिन यकीन मानिए उनके जाने के बाद जो संगत आ रही है, जो जुड़ रही है, ऐसा लगता है कि उनको जो गुरुजी उस वक्त कहीं शायद पूरा नहीं कर पाते थे, आज वो पूरी तरह कर पाते हैं। उनकी ताकत और बढ़ गई है, संगत बढ़ती जा रही है, हर दुनिया के हर कोने में सत्संग हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, ये कैसी शक्ति है, समझ से पार है। जैसे बोलते हैं, हमारी गुरबानी में लिखा है कि जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, मतलब जब तू देता है तो तू अपना पूरा ही दे देता है। परमात्मा की बात करते हैं तो ये तो परमात्मा ही हुआ, और क्या है। जो किसी के कर्म लिख भी लेता है, किसी की उम्र बढ़ा भी देता था। उम्र चंद्रशेखर जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, देखिए आप, देखने की बात है, वो आगे उनको गले का कैंसर था, डॉक्टर ने कहा था जी मुश्किल है, तो वो गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी के, मुझे याद है को आए तो गुरुजी जब वो आए तो बहुत गुस्से में थे। वो आके बैठे, उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम आके बैठे, और गुरुजी ने एक मिनट भी ऐसा, मतलब गुस्से में थे। इस तरह का गुस्सा कम ही देखते थे। लेकिन जिसे बोलते हैं कि अगर गुरु की शरण में आ गया तो कुछ तो गुरु को करना ही पड़ेगा। तो गुरुजी ने आस्था से उनको बोला लंगर छको। तो लंगर छकने के बाद
वो चले गए, माथा टेका, चले गए, कुछ नहीं बोले। और जैसे वो गए उसके बाद संगत को गुरुजी बोलते हैं, इसको मैंने 2 साल दिए, और यकीन मानिए पूरे 2 साल के बाद चंद्रशेखर जी का देहांत होता है। तो ये कौन सी शक्ति है जो उम्र भी देती है, दुख भी काटती है। बस ये कहा करते थे, आते रहो आते रहो, क्योंकि मैं सफाई करता हूं। जब तक अंदर से सफाई नहीं होगी तब तक मेरी ब्लेसिंग्स नहीं आएगी। फेथ रखो। सो सबसे बड़ी जो चीज है गुरुजी, जो हमने जितनी समझ हमें आई, वो ये है कि अपने आप को उनको उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अपनी जो लगाम है, वो बोलते थे लगाम मेरे हाथ में दो और फिर देखो मैं क्या करता हूं। वो लगाम गुरुजी के हाथ में दे दीजिए और आराम से जिंदगी बसर करिए। जैसे वो बोलते थे, ऐश करो ऐश, कहते मैं ऐश करवाने ले आया तुम, सब सुख दूंगा तुम्हें, बाहर का सुख तो दूंगा, जाने के बाद का असल सुख तो वो आपको पता ही नहीं मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ। ये जो मैं आज आपके ये दुख दूर करता हूँ, या किसी की बीमारी ठीक कर दिया, किसी की प्रॉब्लम ठीक कर दी, ये तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। मेरा मकसद वो नहीं है, लेकिन वो इसलिए करना पड़ता है मुझे कि आज के टाइम में, ये कलयुग जो टाइम है, इस पे आदमी का फेथ नहीं आता है। जब तक ये करो नहीं, आदमी का फेथ नहीं बनता। और गुरु का काम है फेथ करवाना। जैसे भी फेथ आता है वो करवाएंगे। तो मैं ऐसे करवा लेता हूँ, मैं जानी जान हूं, मुझे मालूम है आपके अंदर क्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं वो समझ के वो ठीक कर रहा हूं और उससे आप मेरे पास आते हैं तो मैं वो करूंगा, क्योंकि अभी उनको, ये तो उन्हीं को मालूम है किसको करना है, कैसे करना है। क्योंकि असल काम जो है वो तो इस दुनिया का नहीं। वो बोलते थे असल काम तो मुझसे असली चीज मांगने वाला है ही नहीं कोई, बहुत है, शायद ही कोई आया हो जिसने मुझे असल मांगा हो। जब मैं दिल्ली में बैठा हूँ, सब अपने काम से आते हैं, मेरे ये कर दो, मेरे बेटे का ये कर दो, मेरी जॉब कर दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, हमारी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो। कहते ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, असल मांगो ना। असल नहीं मांगता कोई भी। और यहां जब आते हो मेरे पास तो मुझसे मांगो नहीं, कुछ भी नहीं मांगो, क्योंकि आपको नहीं मालूम मैं क्या देने वाला हूं आपको। आप जब मांग लोगे तो आपको उतना ही मिलेगा, मैं ज्यादा नहीं दे सकता। अगर नहीं मांगा तो क्या पता मैं क्या कर दे दूं आपको। तो ये दूसरी विनती है संगत के साथ। आते हैं तो मत मांगिए, उनको मालूम है आप वहां बैठे हैं, गुरु जी की कुर्सी पे हाजिर नाजर बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। मांगिए मत, सब उनको मालूम है, सब ठीक करेंगे। तो ये गुरु जी के साथ मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। आई एम श्योर जो संगत नई बन रही है, इस सत्संग का मतलब ही वही है जो गुरु जी ने शुरू किया था, कि जो नए लोग हैं उनको मालूम था आने वाले टाइम में कैसे जुड़ेंगे मेरे साथ। तो ये सत्संग के थ्रू ही, एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही मिलेंगे, और उनके साथ थोड़ा वो उनके करीब जाएंगे, उनको मानेंगे, और जब उनके करीब जाएंगे, उनके ऊपर छोड़ेंगे, उसके बाद मैं आपके सबका दुख दर्द दूर करूंगा। ये तो दुख दूर करूंगा, लेकिन असल काम तो मेरा यह है कि आपको यहां से जाने के बाद, जिंदगी के बाद, आपको असली जगह पे पहुंचाना है। मेरा मकसद वो है, और किसको पहुंचाना है वो मैं पहुंचाऊंगा। जिसको मुझे बुलाना है उसको मैं बुलाऊंगा। मेरी मर्जी के बगैर मेरे पास कोई नहीं आ सकता है। मैं बुलाता हूं तो आते हो।
मैं दोबारा बुलाऊंगा तो आप दोबारा आओगे, मेरी मर्जी के बगैर नहीं आओगे। तो ये, अब इसको क्या कहें, अब इसको परमात्मा कहें, समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है। बस इतना है कि जैसे गुरुजी बोलते हैं उन पर भरोसा रखिए, सौंप दीजिए उनके, अपनी जो जिंदगी की डोर उनके हाथ में दे दीजिए और देखिए फिर, लेकिन आधे मन से नहीं, पूरे मन से छोड़ दीजिए एक बार और देखिए क्या होता है। हजारों देखे मैंने तो, इतने लोग आए, इतने गए, इतने बड़े बड़े सर्जन वहां आते थे, एम्स के, फोर्टिस के, जो बोलते थे जी हम वो केसेस जो कभी लेते नहीं थे, हमें मालूम था कि ये तो बचेगा ही नहीं, हम रिफ्यूज करते थे। आज हमने वो रिफ्यूज करना बंद कर दिया है। गुरु जी का स्वरूप गले में डालते हैं और ऑपरेशन कर डालते हैं और कभी गलत नहीं होता है। और वो बोलते थे ये कैसी फोर्स है जो हमारी भी समझ से बाहर है। हम डॉक्टर्स हैं, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारी समझ से ये बाहर है, क्योंकि बहुत से किस्से, बहुत से ऐसे बीमारियां जो हम ठीक नहीं कर पाते, हमारे मरीज यहाँ आके ठीक होते हैं, वही हमें यहाँ लेके आते हैं और फिर हम अपनी आंख से देख रहे हैं कि ठीक हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर वही बात, ये बातें बहुत छोटी हैं, असल असल चीज को ढूंढिए। गुरु जी कहते थे असल चीज मांगो, छोटी मोटी चीज मत मांगो, एक ही चीज मांगो मुझसे, उसमें सब कुछ आ जाएगा, तुम्हें खुशियां भी मिलेंगी, तुम्हारी जिंदगी भी ठीक कर दूंगा, आज भी ठीक करूंगा और आने वाला कल भी ठीक करूंगा। तो आप सब जो यहाँ बैठे हैं गुरु जी की शरण में, मैं तो यही कहूंगा कि आप बहुत ही सिलेक्टेड लोग हैं जिनको गुरु जी ने मंजूर किया है, अपने शरण में बुलाया है। उनके साथ जुड़िए, ब्लेसिंग्स लीजिए, आज नहीं तो कल। जैसे मैंने कहा था, मैंने वहां पे 1 मिनट में भी ब्लेसिंग्स होती देखी हैं, कुछ महीनों में भी हुई है। मुझे 2 साल लगे, 2 साल के बाद सटली उन्होंने बोला कि ये सरसा वाले को कल्याण किया। तो ये कल्याण का मतलब क्या है? जिंदगी तो चलती रहेगी, परेशानियां जो है वो भी आएंगी, लेकिन वो निकल जाएंगी, आपको महसूस नहीं होगा। और असल ढूंढिए, जिस चीज के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, उसका परम मकसद जो है वो गुरु जी वहां पहुंचाए सबको, सारी संगत को वहां अपनी शरण में लें। और इसी के साथ मैं सारी संगत को फिर प्रणाम करता हूं और गुरु जी को फिर एक बार प्रणाम करता हूं। जय गुरु जी, जय गुरु जी।